हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे साइंस के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के जो रेलवे की दृष्टि से, एसएससी की दृष्टि से, पुलिस की दृष्टि से, यूपी ट्रिपल एससी की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो ऐसे ही और भी वीडियोज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्टिव नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जिसमें पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम या हाइड्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हाइड्रा होगा। हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है। इस क्वेश्चन में हमें और भी नॉलेज मिलेगा, जैसे कि हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है। वे समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मूल निवासी हैं और आमतौर पर ताजे पानी में पाए जाते हैं। अन्य सभी एक कोशिकीय जीव हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जानवरों की कौन सी जोड़ी गर्म रक्त वाली है? इनमें से जानवरों की कौन सी जोड़ी गर्म रक्त वाली है? तो गर्म रक्त वाले जानवर वे जानवर हैं जो स्तनधारी हों या पक्षी वर्ग में हों। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 4 ऊंट और मोर। ऊंट एक स्तनधारी और मोर एक पक्षी वर्ग का जानवर है। तो ये दोनों गर्म रक्त वाले हैं। शेष में कोई गर्म रक्त वाला है तो कोई शीत रक्त वाला है। तो हम जानेंगे कौन कौन से जानवर गर्म रक्त के हैं और कौन कौन से शीत रक्त के हैं। तो गर्म रक्त वाले जीव अपने शरीर के अंदर के तापमान को स्थिर तापमान पर बनाए रखने की कोशिश करते हैं, अर्थात जबकि शीत रक्त युक्त जीव अपने आसपास के तापमान को ग्रहण करते हैं। यानी जब वातावरण गर्म होता है तो वे अपने आप को गर्म रखते हैं, जब ठंडा होता है तो वे अपने आप को उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। मोर और ऊंट गर्म रक्त वाले जीव हैं। सभी सरीसृप शीत रक्त वाले जीव हैं, जबकि ज्यादातर स्तनधारी और पक्षी वर्ग के जीव जो हैं वो गर्म रक्त वाले होते हैं। क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया जो आकार में लंबे होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? तो बैक्टीरिया जो आकार में लंबे होते हैं हम उन्हें बैसिलस कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा बैसिलस। और ऑप्शन के बारे में हम जानेंगे, जैसे बैक्टीरिया विभिन्न रूपों में मौजूद होते हैं, मुख्य रूप से गोलाकार, लंबे और कुंडलित आकार में। गोलाकार बैक्टीरिया को हम कोकस के रूप में जानते हैं। लंबी या छड़ के आकार के जीवाणु को बेसिलस, जिसको बहुवचन में हम बेसिली भी कहते हैं, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। लंबे या बड़े आकार के जीवाणु को बेसिलस कहा जाता है। सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को स्पाइरुला कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। में से कौन सा एक शीत रक्त जानवर है? अभी जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में बात कर चुके हैं कि जितने भी स्तनधारी या पक्षी वर्ग के जीव होते हैं वो गर्म रक्त वाले होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि वन मानुष स्तनधारी, गौरैया पक्षी, चिंपैंजी स्तनधारी। इस प्रकार हम कह सकते हैं मछली शीत रक्त युक्त जानवर है। इस क्वेश्चन में हमें और भी जानकारी मिलेगी। जैसे मछली एक शीत रक्त युक्त जानवर है तो करेक्ट आंसर है किसी शरीर के आंतरिक तापमान को विनियमित करने के आधार पर जीव जंतुओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, शीत रक्त और गर्म रक्त। इस तापमान को बनाए रखने के तथ्य को थर्मल होमोस्टेसिस कहा जाता है। शीत रक्त के वे जानवर हैं जो अपने आंतरिक शरीर के तापमान को आवश्यक स्तर के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे कि मनुष्य, वे अपने तापमान को एक निश्चित बनाए रखते हैं, चाहे मौसम ठंडी का हो या गर्मी का। सभी सरीसृप उभयचर कीट शीत रक्त युक्त जानवर हैं। तो इस क्वेश्चन
से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस जीव के 4 कक्षीय हृदय होता है? तो 4 कक्षीय हृदय किस जीव में होता है? मेढक में, छिपकली में, मगरमच्छ में, शार्क में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मगरमच्छ। मगरमच्छ 4 कक्षीय हृदय वाला जीव है। और भी ऑप्शन के बारे में हम जानेंगे। हृदय को उन कक्षों या कमरों में विभाजित किया जाता है जो ऑक्सीजन युक्त या ऑक्सीजन रहित रक्त को मिलने से रोकने में मदद करते हैं। मगरमच्छ को छोड़कर सभी सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है। मगरमच्छ का 4 कक्षीय हृदय होता है। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। छिपकली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं और शार्क के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। यहाँ से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखित में से कौन सा जानवर में मौजूद एकमात्र ऊतक है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? मानव शरीर में वैसे तो 22 से ज्यादा प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो हमको उस प्रकार के ऊतक को बताना है कि जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो रक्त मानव शरीर में पाया जाने वाला या जानवरों के शरीर में पाया जाने वाला एकमात्र ऐसा ऊतक है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब हम और भी ऑप्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे रक्त जानवरों में एक संयोजी ऊतक है और यह एकमात्र ऊतक जो तरल अवस्था में पाया जाता है। ये तो इसका राइट आंसर हो गया। साइटोप्लाज्म कोशिका के भीतर की सामग्री है सेल न्यूक्लियस को छोड़कर। नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म कोशिका में मौजूद सामग्री है जो एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। तो यहाँ से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम चलते हैं अपने पहला प्रतिरूपित किया गया पशु डाली का नाम क्या था? डाली जिस पशु का नाम था वह पशु कौन सा था? तो वह पशु कौन सा था जो सबसे पहले प्रतिरूपित किया गया था, अर्थात उसे क्लोनिंग के माध्यम से नया जीवन दिया गया था, नया जीव बनाया गया था, हम कह सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर है भेड़। क्लोनिंग के द्वारा प्राप्त करने वाला पहला जानवर जो था भेड़ था। उस भेड़ का नाम था डाली। अब हम डाली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला स्तनपायी एक वयस्क दैहिक कोशिका से प्रतिरूपित किया गया था। परमाणु हस्तांतरण की प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए एक घरेलू भेड़ का नाम डाली था, जो 5 जुलाई 1996 से 14 फरवरी 2003 तक इस पृथ्वी पर जीवित रहा। डाली के क्लोनिंग के लिए दाता के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली कोशिका एक स्तन ग्रंथि से लिया गया था और एक स्वस्थ प्रतिरूप का निर्माण किया गया था। इस प्रकार यह पुष्ट हुआ कि शरीर के एक विशिष्ट हिस्से से ली गई कोशिका एक पूरे व्यक्ति को फिर से बना सकती है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और पौधों के बीच, पशु और पौधों के बीच जुड़ने वाली कड़ी का नाम क्या है? अमीबा है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है या पैरामीशियम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा यूग्लिना। यूग्लिना पशु और पौधों के बीच जुड़ने वाली कड़ी है। इस क्वेश्चन से हम और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे यूग्लिना पौधों और जंतुओं के बीच जुड़ने वाली कड़ी है, ये तो करेक्ट आंसर हो गया। यूग्लिना में पौधों की तरह क्लोरोफिल होता है और यह पौधों की तरह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। इसमें पशुओं की तरह, यहाँ पशुओं नहीं होगा, यहाँ होगा पौधों की तरह। इसमें पौधों की तरह कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसलिए इसमें जानवरों और पौधों की विशेषता पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूल, हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच के बादल को क्या कहते हैं? अर्थात अंतरिक्ष में तारों के बीच में जो धूल, हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य जो
आयनित गैसें हैं, उन सबके संयुक्त रूप से जो बना हुआ एक आवरण होता है बड़ा से, उसे हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा, सुपरनोवा, निहारिका या ब्लैक होल। तो उसे हम निहारिका कहते हैं। तो हम निहारिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। निहारिका धूल, हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य आयनित गैसों के बीच का बादल है। वास्तव में निहारिका आकाशगंगा से परे तारक पुंज सहित किसी भी फैली हुई खगोलीय वस्तु का नाम था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को डैश से उपचयित करके बौनेपन को नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात पौधों में पाए जाने वाले उस हार्मोन का नाम बताना है जिसका प्रयोग करके हम पौधों को बौनेपन से मुक्त कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिबरेलिक एसिड। जिबरेलिक एसिड, जिबरेलिक एसिड से पौधों का उपचार करके इनके बौनेपन को नियंत्रित किया जा सकता है। जिबरेलिन पौधों में वृद्धि का नियंत्रक है। वे बीज अंकुरण में मदद करते हैं, कलियों की निष्क्रियता को दूर करता है और वृद्ध होने में कोशिका विभाजन की शक्ति का नुकसान विलंब करवाता है। पौधों के कुछ हार्मोन के बारे में, जिसमें नंबर 1 है इथाइलिन। इथाइलिन जिसे हम एथिलीन के नाम से भी जानते हैं, यह एक प्रकार का प्राकृतिक पौधा का हार्मोन है जो फलों के पकने में मदद करता है। अर्थात यह फलों के पकने में मदद करता है। ऑक्सिन, ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो वृद्धि को नियंत्रित करता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन स्वाभाविक रूप से ऑक्सिन के साथ समन्वय में ही काम करता है और कोशिका विभाजन में मदद करता है, जिससे हम कह सकते हैं कि साइटोकाइनिन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में से कौन सा एक सत्य फल है? तो बताना है इनमें से कौन सा एक सत्य फल है। आम है सत्य फल की, सेब है सत्य फल की, नाशपाती है सत्य फल की, अनानास है सत्य फल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आम। आम को हम सत्य फल के रूप में जानते हैं। इसमें सेब, नाशपाती, अनानास ये सब असत्य फल हैं। सत्य फल एक ऐसा फल होता है जिसमें परिपक्व या पका हुआ डिंबाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। आभासी फल, जिसे हम असत्य फल के रूप में भी जानते हैं, एक आभासी फल डिंबाशय के अतिरिक्त फूलों के अन्य भागों से प्राप्त होता है। जैसे अभी हम आपको और बताते हैं कि इसमें सत्य फल और असत्य। तो ऐसे सत्य फल है, सत्य फल आम है सत्य फल, मक्का है सत्य फल, अंगूर है सत्य फल। आभासी फल जिसे हम असत्य फल भी कहते हैं, इसमें सेब है, नाशपाती है, अनानास है, ये सब असत्य फल हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दृढ़ोतक होगा कि मृद ऊतक होगा कि दारू होगा कि श्लेष ऊतक होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दारू। दारू एक प्रकार का सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। और ऑप्शन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि दारू और वल्कर जटिल अस्थायी ऊतक है, जबकि अन्य 3 सरल अस्थायी ऊतक हैं। अर्थात मृद ऊतक, दृढ़ ऊतक और श्लेष ऊतक, ये 3 के तीनों क्या हैं? एक सरल अस्थायी ऊतक हैं। बात करते हैं पौधों में, तो दारू जिसकी बात हम कर रहे थे, तो दारू वह ऊतक है जो पौधों के माध्यम से पानी को ऊपर ले जाता है। यह वाहिकाओं या ट्रैकिड से दारू मृद ऊतक और तंतु दारू से बना होता है। नेक्स्ट है कि दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक सरल अस्थायी ऊतक है जो पौधों को कठोर और रूखा बनाता है, मजबूत बनाता है। मृद ऊतक क्या होता है कि मृद ऊतक पतली भित्त वाले ऊतक होते हैं जो खाद्य भंडारण, प्रकाश संश्लेषण, पौधों के जीवन की अन्य गतिविधियों में शामिल होते हैं। बात करते हैं श्लेष ऊतक की। तो श्लेष ऊतक कोशिकाएं वे होती हैं जिनमें अनियमित रूप से मोटी कोशिका भित्ति होती है जो सहायता और संरचना प्रदान करती है। तो हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्ती को तने से जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं?
अर्थात जो पत्ती होती है और जो पत्ती का सिरा होता है वहां पर एक ऐसे करके जो ये डंठल होता है, इस डंठल का हमको नाम बताना है। तो इस डंठल को हम क्या कहते हैं? इस डंठल को हम कहते हैं पोटियोल, पेटियोल। पेटियोल को के बारे में अभी हम और जानकारी आपको देते हैं कि पेटियोल एक पत्ती का वह हिस्सा है जो इस पौधे के तने को में जोड़ता है। ऐसे सामान्य नोड बनाते हैं जहां एक ही बिंदु पर कई पत्तियां तने से जुड़े होते हैं। अर्थात हम देखते हैं जब एक सिंपल पत्ती को, तो ये जो ऐसे ये यहाँ से गया होता है यहाँ तक, यहाँ से हम देखते हैं पत्तियों में ऐसे 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 करके कुछ सिराएं होती हैं जिन्हें वह जोड़ने का कार्य करता है। और यह तने और पत्ती के बीच पानी और पोषक तत्वों का परिवहन में भी सक्षम करता है। इसका एक अन्य कार्य पत्ती के समर्थन प्रदान करना है, अर्थात यह पत्ती को उसके डंठल से जोड़े रखता है, मजबूती प्रदान करता है, यह गिरने नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों की मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है? तो पौधों की जो मोटाई होती है वह किस ऊतक के कारण मोटा होता है और किस ऊतक के कारण पौधे लंबे होते हैं, हम इसके बारे में इस क्वेश्चन में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इनमें से जो पौधों की मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है उसे हम कहते हैं पार्श्व विभाजक। और जो ये शीर्ष विभाजक होते हैं ये पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। पार्श्व विभाजक पौधों की मोटाई के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह ऊतक उपजी और जड़ों के पार्श्व सिरों पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी या फॉल्स फ्रूट है जिसकी कि अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में बात कर चुके हैं? तो इसको हम आंसर आराम से दे सकते हैं कि यहाँ से फॉल्स क्वेश्चन या आभासी फल क्या है? सेब है, अनानास है, नाशपाती है। अब ये अमरूद, आम, टमाटर ये सब सत्य फल हैं जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो सेब एक आभासी फल है। आभासी फल को फल के रूप में तब परिभाषित किया जाता है जिसमें वसा का महत्वपूर्ण हिस्सा अंडाशय से नहीं बल्कि दूसरे आसन्न ऊतक से प्राप्त होता है। आभासी फलों के अन्य प्रमुख उदाहरण स्ट्रॉबेरी, अनानास, सहतूत, नाशपाती एंड सो ऑन। अब चलते क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन ये कई एग्जामों में रिपीट हो चुका है। तो हम कह सकते हैं फा से होता है फल, फा से होता है फ्लोएम। तो अर्थात कि फल अर्थात भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करेगा। फ्लोएम इसी प्रकार हम कह सकते हैं जल अर्थात जल का जो परिवहन करेगा उसे हम कह सकते हैं जल, जा से जल और जा से जाइलम, अर्थात जल का परिवहन जाइलम करेगा। तो अब हम इसके और भी कुछ पार्ट को देखते हैं कि फ्लोएम एक संवहनी ऊतक है। फ्लोएम एक संवहनी ऊतक है जिसके माध्यम से पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। और फ्लोएम छलनी ट्यूबों, कंपेनियन कोशिकाओं, फोलोम, फायरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर जैसे 4 प्रकार की कोशिकाओं की संरचना होती है। बात करते हैं जाइलम की। तो जाइलम संवहनी पौधों का एक जल संवाहक ऊतक होता है जिसमें तंतुओं और स्क्लेरिड्स के रूप में मृत खोखली कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो हमको बताना है कि मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो अंडाशय मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है, स्टाइल है, वर्तिकाग्र है, लेकिन ये जो पराग कोश ये नर प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। पराग कोश पौधों की मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, अर्थात यह नर प्रणाली का हिस्सा है। पौधों का मादा प्रजननांग अंडप होता है।
अंडाशय, स्टाइल और वर्तिकाग्र पौधों में मादा प्रजनन प्रणाली के अंग होते हैं। पौधों की नर प्रजनन प्रणाली को एथर, जिसे हम हिंदी में परागकोश के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एरियल रूट्स का उदाहरण है? तो हम आपको बताते हैं कि एरियल रूट्स किसे कहते हैं। एरियल रूट्स उस रूट्स को कहते हैं जो पृथ्वी के अंदर नहीं बल्कि ऊपर होते हैं। अर्थात हम कुछ पौधे जैसे बरगद, पीपल, पाकड़ में देखते हैं कि उनकी ऊपर की डाल से कुछ ऐसे जड़ें निकल कर आती हैं जो भूमि का टच करते हुए नई जड़ों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एरियल रूट्स पीपल के पेड़ का उदाहरण है। पीपल के पेड़ का एरियल रूट्स होता है। एरियल रूट्स वह जड़ें होती है जो जमीन के ऊपर मौजूद होती है, जैसा कि अभी हमने बताया। गाजर, अब हम बात करते हैं गाजर, तो गाजर में शंक्वाकार जड़ें होती हैं। बात करते हैं सलजम, तो सलजम में क्या होता है कि कुंभ रूपी जड़ें होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेडिकल प्लांट का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के इलाज के में किया जाता है और जो केवल भारत में ही पाया जाता है? अर्थात ऐसे पौधे का नाम बताना है कि जो ब्लड प्रेशर के इलाज में काम आता है और वह भारत में ही पाया जाता है। तो उस पौधे का नाम है सर्पगंधा। तो अब हम जान लेते हैं सर्पगंधा के बारे में थोड़ा से और। जिस मेडिकल प्लांट का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किया जाता है और जो केवल भारत में पाया जाता है वह सर्पगंधा है। इसके बारे में तो हम अभी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कैथोनी या फाल्स की। यह एक डेजी औषधीय पौधा है और आयुर्वेदिक में पारंपरिक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। मैंगी फेरा की बात करते हैं तो मैंगी फेरा को हम वैज्ञानिक नाम जानते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगी फेरा इंडिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं शतावरी की। तो शतावरी एक पौधे की प्रजाति है जिसका उपयोग भारतीय आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही और वीडियोज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्टिव नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब जब हम वीडियो डालें आपके पास उसकी नोटिस पहुंच जाए और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन आपको प्राप्त होते रहेंगे। हम यहाँ एक क्वेश्चन से अनेकों क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे यहाँ हम 25 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन 25 क्वेश्चन में हम आपको 50-60 क्वेश्चन का नॉलेज देंगे। तो इस प्रकार से अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, के बिना पौधों को उगाने की विधि को कहा जाता है। अर्थात पौधों को वहां उगाया जाए जहां मिट्टी ना हो। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे कि जहां मिट्टी ना हो उस प्रकार के अगर पौधों को हमें उगाना होगा तो हम उसे हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे। तो अब हम हाइड्रोपोनिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स है क्या। हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना बढ़ते पौधों की विधि है। इस विधि में पानी के विलायक में खनिज पोषक तत्वों के घोल का उपयोग किया जाता है। एग्रोलॉजी मादा का अध्ययन है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन है और जो लास्ट बचता है आर्निथोलॉजी। तो आर्निथोलॉजी जो है वह पक्षियों का अध्ययन है। तो यहाँ से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बात करते हैं कि डैश एनीमिया की सबसे बड़ी जाति है जिसमें कीड़े शामिल हैं। अर्थात कीड़ों मकोड़ों की जो सबसे बड़ी प्रजाति है, कह सकते हैं हम एक संघ है जिसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं। तो उसका नाम क्या है? आर्थ्रोपोडा एनीमिया की सबसे बड़ी जाति है। अब हम आर्थ्रोपोडा के बारे में थोड़ा सी जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्थ्रोपोडा एनीमिया का सबसे बड़ी जाति है जिसमें कीड़े शामिल होते हैं। छिद्र या स्पंज सबसे पुराने या सरल बहुरंगी जंतु हैं। बात करते हैं वायलिन खंडित की। तो वायलिन खंडित कीड़े जो होते हैं वो पूरी दुनिया भर में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं चूर्ण प्रवार कोशिकीय जानवरों की दूसरी सबसे बड़ी जाति है। अर्थात सबसे बड़ा जो संघ होगा वो आर्थ्रोपोडा होगा और जो दूसरी सबसे बड़ी है वो चूर्ण प्रवार कशेरुकी है।
जो जानवरों की दूसरी सबसे बड़ी जाति है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थैंक यू दोस्तों, हमारा यहाँ 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। और आप लोगों को हम एक एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हस्ताक्षर भारतीय नोटों पर भी है। तो मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जिनके सिग्नेचर भारतीय नोटों पर हैं। तो भारतीय नोटों पर है, इसका मतलब क्या हुआ? हम जानते हैं कि भारतीय नोटों पर केवल आरबीआई गवर्नर के ही सिग्नेचर होते हैं। तो इससे अब हमें एक जानकारी प्राप्त हो रही है कि मनमोहन सिंह कभी न कभी जरूर ही आरबीआई गवर्नर रहे होंगे। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों कि ये 1992 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। अर्थात उस समय जितने भी नोट प्रेषित हुए उनमें हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सिग्नेचर हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में हम आपको और जानकारी देते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री थे जो लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया, कंटिन्यूअस, अर्थात ये 10 साल पूरे अपने शासन किया। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये 1992 के बाद में भारतीय सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया है। इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी से हमारा ये विनम्र निवेदन है कि आप हमारे डिस्क्रिप्टिव नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के घंटी को दबाइए और हमारे वीडियोज को शेयर कीजिए। और ऐसे ही जिस भी टॉपिक पर आप सबको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और इससे भी अच्छी डिस्क्रिप्टिव नॉलेज देंगे। तो थैंक यू दोस्तों।